ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांतिः। May we both of us be protected. May we both of us be nourished. May we create energy together. May our attainments be bright and brilliant. May we not have conflicts among ourselves. May there be peace everywhere. May there be peace everywhere. May there be peace everywhere. इस विश्वविद्यालय के कुलपति और इस त्रिदिवसीय राष्ट्रीय ऑनलाइन कार्यशाला के संरक्षक परम आदरणीय प्रोफेसर के.बी. सुब्बनायडू जी, इस रणबीर परिसर जम्मू के निदेशक और शिक्षा शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष तथा इस उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर मदन मोहन झा जी, इस उद्घाटन सत्र के मुख्य वक्ता मेरे प्रिय प्रोफेसर नीलाभ तिवारी जी, इस परिसर के सभी आदरणीय विभागाध्यक्ष एवं आचार्यगण, इस कार्यशाला के संयोजक प्रिय मदन कुमार झा जी, सह संयोजक एवं संचालक डॉक्टर चक्रधर जी, और इस ऑनलाइन कार्यशाला में जो बीएड के छात्र हैं, एमएड के छात्र हैं और जो अन्य पाठ्यक्रमों से संबंधित छात्र हैं और जो इस कार्यशाला में उपस्थित प्रतिभागीगण हैं, मैं उन सभी का इस उद्घाटन सत्र में स्वागत करती हूँ। और मेरे लिए ये बहुत ही हर्ष और गर्व का विषय है कि इस कार्यशाला के लिए मुझे मुख्य अतिथि के रूप में जो है आमंत्रित किया गया और इस उद्घाटन सत्र में जो आज एक बहुत ही प्रासंगिक विषय को लेकर इस कार्यशाला जो है का आयोजन किया गया है, उसमें अपने कुछ विचार साझा करने के लिए मुझे ये अवसर दिया गया है। और इस अवसर के लिए मैं इस परिसर के जो निदेशक हैं उनका और जो इस कार्यशाला के संयोजक हैं डॉक्टर मदन कुमार झा जी और समस्त जो आयोजक मंडल है उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगी और साथ ही साथ बधाई भी देना चाहूंगी कि आज के अगर हम शैक्षिक परिदृश्य देखें तो उसमें जो इस कार्यशाला का जो विषय लिया है वह अत्यंत हम कह सकते हैं प्रासंगिक है, अर्थपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। तो इसके इस सराहनीय प्रयास के लिए जो आयोजक मंडल है वह बधाई का पात्र है। आज के अगर हम परिदृश्य की बात करें तो एक आप कह सकते हैं सूचना का विस्फोट हो रहा है, ज्ञान का विस्फोट हो रहा है और द्रुत तकनीकी की विकास और प्रगति हो रही है जो कि हमारे जीवन के आप देखिए प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित कर रही है। आप अपने आम जीवन देखें, बिना मोबाइल के आप लोग नहीं रह सकते, बिना कंप्यूटर के आप एक दूसरे से अपना संपर्क स्थापित नहीं कर सकते। जीवन का आपका कोई भी छोटे छोटे भी कार्य हैं, आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल के ऊपर ही या आप एक तरह से कह सकते हैं टेक्नोलॉजी पर ही निर्भर हैं। और शिक्षा जगत भी इससे अछूता नहीं है और जब हम संस्कृत की बात करें तो वह क्षेत्र भी उससे अछूता नहीं है। तो हम किसी भी विषय के शिक्षक के या विद्यार्थी के या अधिगमकर्ता की बात करें, सभी को यह जो बहुत तेजी से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, मदन सिंह जी आप म्यूट करें, इको हो रहा है साउंड। यस, थैंक यू। तो इसका अगर आप फिर से आप अनम्यूट हो गए हैं, मदन सिंह जी प्लीज म्यूट कर लीजिए।
और इसी तकनीकी का अगर आप प्रभाव देखें हमारे जो अभी वर्तमान हम जिस शैक्षिक परिदृश्य से जो गुजर रहे हैं, तो उसमें आपको अनेक पैराडाइम शिफ्ट्स या प्रतिमान परिवर्तन जो है वो दिखेंगे, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग ऑफलाइन से जो है ऑनलाइन मोड के रूप में जो है अपने सारे क्रियाकलापों को जो है वो क्रियान्वित कर रहे हैं। चाहे वह हमारा शिक्षण हो, तो हम ऑफलाइन शिक्षण से ऑनलाइन शिक्षण की ओर जा रहे हो, हम ऑनलाइन टीचिंग से ऑफलाइन टीचिंग से ऑनलाइन टीचिंग की ओर जा रहे हैं, ऑफलाइन असेसमेंट से ऑनलाइन असेसमेंट की ओर जा रहे हैं, ऑफलाइन कम्युनिकेशन से ऑनलाइन कम्युनिकेशन की तरफ जा रहे हैं। एक तरह से आप कहिए कि ये जो पैराडिग्मिक शिफ्ट है, जब एक वर्ष जब कोरोना महामारी आई, तो यह जो शिफ्ट है ये और भी एक डिस्टिंक्ट रूप में हमारे सामने आ गया है। और आज का अगर हम वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य देखें, तो उसमें एक तरह से यह अपरिहार्य हो गया है कि हम किसी भी विषय के हों, शिक्षक हो या स्टूडेंट हो, तो हमें टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो जुड़ना ही जुड़ना है। और अपने जो भी हमारे दिन प्रतिदिन के जो भी शैक्षिक गतिविधियां हैं, जो भी क्रियाकलाप हैं, उनको हमको जो है ऑनलाइन मोड में जो है उसको क्रियान्वित करने की हमें क्षमता और दक्षता जो है वो होनी चाहिए। तो एक तरह से आप कह सकते हैं आज का जो हमारा वर्तमान जो जीवन है, हम बिना कंप्यूटर के, बिना टेक्नोलॉजी के, बिना मोबाइल के उसकी कल्पना नहीं कर सकते। अगर आप देखिए, अगर आपसे हम जो है मोबाइल ले लें, तो आप एकदम रेस्टलेस हो जाएंगे। कई बार मैंने देखा है कहीं पर हम लोग बैठे हैं, तो अगर खाली समय है तो हर व्यक्ति जो है वो मोबाइल के साथ ही जो है अपना लगा हुआ है। तो सूचना का प्रसार इतना हो गया है, किसी प्रकार की भी आपको सूचना चाहिए, आप तुरंत जो है गूगल पर जो है वो डालते हैं और तुरंत आपको उससे संबंधित लाखों में जो है वो ज्ञान जो है आपके सामने जो है वो आ जाता है। तो इसीलिए आज के युग को आप एक डिजिटल युग, कंप्यूटर युग जो है वो कहते हैं। और इसके जो ऑनलाइन आपको जाना है आज के परिदृश्य में, उसका जो मुख्य साधन है जिसके द्वारा आप इस ऑनलाइन जो आप कह सकते हैं मोड है, उसमें जाने के लिए आपको जो साधन जो है वो है कंप्यूटर। और आज का विषय जो है कि हम कैसे जो है संस्कृत शिक्षण में जो है कंप्यूटर का जो है वो प्रयोग कर सकें, उसका उपयोग। तो मैंने जैसे पहले कहा कि हम किसी भी विषय के हों, उसमें हमको जो है कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी का प्रयोग जो है वो करना है। तो अगर आप इसके साथ साथ अगर आप इस वर्तमान परिदृश्य को भी देखें, तो उसमें जो हम पहले हमारे एजुकेशन में 3 R's के ऊपर बल दिया जाता था, रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक। अब उससे फोकस चेंज हो गया है 4 C's पर। और ये 4 C's क्या है? पहला C जो है कम्युनिकेशन, संप्रेषण। दूसरा C जो है वह है क्रिटिकल थिंकिंग, समीक्षात्मक चिंतन। और तीसरा है कोलैबोरेशन, कि किस तरह से हम सहयोगात्मक रूप में जो है कार्य कर सकें। और चौथा C जो है वो है क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता, रचनात्मकता। तो ये जो 4 C's हैं, ये आज 21वीं सदी के स्किल्स भी कहलाते हैं। और यह अगर हम शिक्षा जगत में बात करें तो टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए ये अनिवार्य है। पहला C संप्रेषण, कम्युनिकेशन। संप्रेषण किसका? कि जो भी हमारे विषय हैं, जो भी हमारा विचार है, जो भी हमारे पास कंटेंट है, जो भी हमारे पास आइडियाज हैं, जो भी हमारे पास ज्ञान है, उसको हम कैसे प्रभावी ढंग से जो है उसको संप्रेषित कर सके। और जिस तक संप्रेषित, और एक अच्छे कम्युनिकेशन में आपको पता होगा कि आपका शाब्दिक व्यवहार भी आता है और अशाब्दिक व्यवहार भी आता है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स आज जो है, मतलब आपको विषय ज्ञान तो होना चाहिए, साथ ही साथ आप में कम्युनिकेशन स्किल्स भी जो है वो होनी जरूरी है। दूसरा है क्रिटिकल थिंकिंग, कि आप जिसको हम आज के परिभाषा में जो है हाई ऑर्डर थिंकिंग, उच्च स्तरीय चिंतन क्षमताएं या मानसिक योग्यताएं, जिसमें आप किस तरह से अपने विचारों का या जो भी विषय वस्तु है या कोई भी पाठ्य वस्तु है उसका आप किस तरह से विश्लेषण कर सकते हैं, किस तरह से संश्लेषण कर सकते हैं, उस पर
मूल्यांकन कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं। तो ये सब जो है उच्च स्तरीय, और इन्हीं के विकास पर आज की जो हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी जो आई है 2020, वो भी इन्हीं उच्च मानसिक शक्तियों पर जो है वो बल देती है। तो किस तरह से हम अपने स्टूडेंट्स में इनका विकास करें, तो हमारा जो शिक्षण होगा वो यही जो 4 जो सीज हैं, इन्हीं के अनुरूप किस तरह से हम इन क्षमताओं का संवर्धन, इन योग्यताओं का संवर्धन, इन कौशलों का विकास जो है अपने स्टूडेंट्स में कर सकें। तीसरा जो है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन किससे, कि हम कोई भी कार्य करें, कोई भी शैक्षिक कार्य करें, उसमें अपने सहपाठियों से, अगर हम स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट जो हमारे अन्य जो सहपाठी हैं उनके साथ, टीचर हैं तो हमारे जो अन्य जो कोलीग्स हैं उनके साथ हम किस तरह कोलैबोरेट करें। और कोलैबोरेशन केवल इसी स्तर तक नहीं होगा, अपितु कि हम जिस संस्था में काम कर रहे हैं हम दूसरी संस्था के साथ भी अब कोलैबोरेट करके उस कार्य को जो है वो कर सकें। और आजकल आप देख रहे हैं कितनी कार्यशालाएं, कितनी संगोष्ठियां, कितने सम्मेलन जो हैं आपके कोलैबोरेशन के द्वारा जो है वो किए जाते हैं। इवन प्रोजेक्ट्स जो हैं कोलैबोरेशन के माध्यम से जो है वो किए जाते हैं। और चौथा सी जो है क्रिएटिविटी, ये भी आपकी उच्च मानसिक शक्ति में, और आप जब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ते हो और जो रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है उसमें भी क्रिएटिविटी को सबसे ऊपर रखा है। और जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020, वो भी क्रिएटिविटी के विकास पर बहुत ज्यादा बल देती है। तो किस तरह से हम अपने स्टूडेंट्स में जो है सृजनात्मकता या रचनात्मक क्षमताओं का विकास कर सकें। तो ये जो 4 जो हमारे कौशल हैं उसके अनुरूप हमको अपने शिक्षण शास्त्रीय कौशल को, कुशलताओं को, और शिक्षण शास्त्रीय विधियों को, पद्धतियों को और रचना कौशलों को जो है उनको अपनाना होगा। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम सोचें कि इन जो ये जो 4 C's हैं जो कि आज की रिक्वायरमेंट है, आज की नीड है, नीड ऑफ द आवर है इन स्किल्स की, चाहे वह टीचर हो चाहे वह स्टूडेंट्स हो, इनका हम विकास कैसे कर सकें। और मेरे ख्याल उसी दिशा में आज की जो कार्यशाला है वह एक प्रयास है, एक आप कह सकते हैं एक छोटा सा कदम है। तो ये जब हम 4 C's की बात करते हैं तो हमारा जो सोचने का तरीका है उसमें हमको परिवर्तन लाना पड़ेगा, जो हमारा कार्य करने का तरीका है उसमें हमको जो है परिवर्तन लाना पड़ेगा, और फिर जो भी हम कुछ कर रहे हैं डे टू डे में उसमें उसके लिए जो है अपेक्षित कौशल हम में होना चाहिए। और जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो जिस तरह से भी जो हमारी कार्यशैली है उसके लिए क्या ऐसे उपकरण हों, क्या टूल्स हों, क्या सॉफ्टवेयर्स हों, क्या एप्स हों, जिससे कि हम उन कार्यों को कुशलता पूर्वक और बहुत द्रुत रूप में जो है और प्रभावी ढंग से जो है उन कार्यों का संपादन या संचालन जो है वो कर सके। और उसमें आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर एक माध्यम के रूप में, मतलब हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे, और टेक्नोलॉजी की जैसे ही हम बात करते हैं तो उसके माध्यम के रूप में अगर आप देखें, साधन के रूप में देखें, तो कंप्यूटर जो है एक बड़े विकल्प के रूप में जो है वो हमारे सामने जो है वो आता है। तो जब हम ऑनलाइन टीचिंग की बात कर रहे हैं, और आप देखिए जब हम ऑफलाइन से ऑनलाइन आए, तो ऑनलाइन में भी फर्दर जो है 2 शैली हैं, आप लोग जानते हैं, एक सिंक्रोनस मोड होता है और एक इनसिंक्रोनस मोड। सिंक्रोनस मोड वो है कि जिसमें हम रियल टाइम में, समकालिक, उसी रियल टाइम में हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं या अपने शिक्षण कार्य को कर रहे हैं या जो भी हम शैक्षिक कार्य कर रहे हैं रियल टाइम में। जैसे अभी मैं आपके सामने जो है रियल टाइम में आपके सामने जो है अपने विचारों को जो है वो प्रस्तुत कर रही हूं। तो यह जो है एक उदाहरण हुआ सिंक्रोनस का। और दूसरा ऑनलाइन में जब हम कंप्यूटर के माध्यम से बात करते हैं वो है एसिंक्रोनस, जिसमें आपको जरूरी नहीं कि अधिगमनकर्ता को उसी समय होना है। वीडियो जैसे हमारे पास जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, आप उसको जब आपके पास समय है आप कहीं पर भी बैठकर जो है उसको जो है उस वीडियो रिकॉर्डिंग को सुनकर और अपना ज्ञान अर्जन जो है वो कर सकते हैं। तो इन शैलियों में जाने के लिए आज अगर हम संस्कृत शिक्षण को जो है, इस कार्यशाला का जो मुख्य विषय भी है कि संस्कृत शिक्षण में हम किस तरह से इन बदलावों को अपना सकें। तो जो संस्कृत विश्वविद्यालय हैं, उनके जो कार्यरत जितने भी टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको यह अपेक्षित हो जाता है कि वह टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो जुड़े, और उनमें एक आप कह सकते हैं जो
डिजिटल नॉलेज है या डिजिटल कॉम्पिटेंस, वो उसका विकास करना जो है वह अनिवार्य या समय की जो है वो मांग जो है बन गया है। और आज का अगर हम देखें, जब हम डिजिटल नॉलेज या डिजिटल कॉम्पिटेंस की बात करते हैं, तो हमें एक तरह से आप कहिए कि बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, बहुत कुछ सीखने की इस क्षेत्र में आवश्यकता है। जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलती है कि जो है भारतीय शिक्षा प्रणाली केंद्रित जो है शिक्षा हम प्रदान करेंगे, इंडियन एजुकेशन सिस्टम सेंटर्ड। और जब हम भारतीय शिक्षा केंद्रित बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, तो उसमें संस्कृत की बहुत ही अहम भूमिका। हमारा जितना भी अगर आप शिक्षा प्रणाली देखें, सभी जो है, चाहे हम अपना वांग्मय देखें, तो उसमें सभी बातें जो है वो संस्कृत में, तो वहां पर संस्कृत जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो अदा करती है। तो उस ज्ञान को, और साथ साथ जो हमारे पाठ्यक्रम है, संस्कृत से जुड़े जितने भी पाठ्यक्रम हैं, उनका क्रियान्वयन के लिए जो हम शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग कर रहे हैं, जिन शिक्षण शास्त्रियों विधियों का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें एक भारी बदलाव की आवश्यकता है, ताकि जो मैंने अभी 4 C's की बात की, उन 4 C's का जो है हम विकास जो है उसको सुनिश्चित कर सकें। और मुझे एल्विन टॉफलर की जो है यहाँ बात रखना चाहूंगी, जिसमें वो कहते हैं कि 21वीं सदी में निरक्षर वह व्यक्ति नहीं है जो लिख या पढ़ ना सके, परंतु बल्कि वह है जो लर्न नहीं कर सकता, जो अनलर्न नहीं कर सकता, और जो रीलर्न नहीं कर सकता। तो आज का अगर आप परिप्रेक्ष्य देखें, जो कि एल्विन टॉफलर भी कहते हैं कि हमको आज के परिप्रेक्ष्य में, चाहे हम शिक्षक की भूमिका में हो, चाहे हम विद्यार्थी की भूमिका में हो, चाहे हम अधिगमकर्ता की भूमिका में हो, हम किसी भी रोल में हो, ठीक है, तो हमें एक सीखने के लिए एक हमारे में जो है वो इच्छा जो है वो होनी चाहिए। हमेशा हमारे पास क्या क्या नई चीजें, क्योंकि एक हमारा जब भी हम किसी काम करते हैं अपने शैक्षिक जो दिन प्रतिदिन का जो भी हमारी कार्य व्यवस्था है, तो उसमें हमारा, और हम 5-10 साल से जिस भी शैली में, जिस तरह से हम जिस पैटर्न के साथ हम काम करते हैं, तो हमारा एक माइंडसेट बन जाता है। और आज जब हम एकदम, जब आप देखिए पिछले साल जब ऑनलाइन की बात हुई, तो एकदम हमको क्या हुआ कि हम जिस ऑफलाइन मोड में थे, हमको तुरंत जो ऑनलाइन मोड में आना पड़ा। और जब से ही हम ऑनलाइन मोड की बात करते हैं, तो बहुत सारी चुनौतियां, बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आई, और हम लोगों ने उसका बहुत अच्छी तरह से जो है वो सामना भी किया कि उसमें क्या क्या चीजें, क्योंकि जब ऑनलाइन के लिए चाहिए तो आपके पास डिजिटल नॉलेज और डिजिटल स्किल्स, डिजिटल कॉम्पिटेंसीज जो है वो होनी चाहिए। और हमने उनको अपनाने के लिए, हमको मतलब जो भी नई चीजें हमारे शैक्षिक कार्यों के लिए जरूरी हम समझते हैं, उनको सीखना आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत जरूरी है। चाहे हमारे 20 साल का हमको शिक्षण अनुभव हो गया हो, चाहे 30 साल का हो गया हो, लेकिन आज समय की मांग है कि हमको हमेशा, और इसीलिए हम कहते हैं अधिगम जो है वह जीवन पर्यंत जो है प्रक्रिया है। लर्निंग इज एन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो हम जीवन के किसी भी या अपनी शैक्षिक यात्रा के किसी भी पड़ाव में हो, तो हमें अपना सीखने की प्रक्रिया को रोकना नहीं है। और फिर हम इस सीखने की प्रक्रिया में इतनी सारी चीजें सीख सकते हैं जो आज के परिप्रेक्ष्य में हम सोचते हैं कि वो अनावश्यक है, तो उसको हमको अनलर्न करना है, उसको हटाना है, उसको भूल जाना है, ताकि हमारा दिमाग जो है उन बातों को रख सके जो आज के आप कह सकते हैं परिप्रेक्ष्य में जो है प्रासंगिक हैं और अर्थपूर्ण है। तो उन चीजों को हम जो जरूरत की हैं आज के परिप्रेक्ष्य में उनको सीखें, और जो आज के परिप्रेक्ष्य में या आज हम सोचते हैं कि जरूरत नहीं है, तो उनको हम अनलर्न करें। और फिर रीलर्न मीन्स कि जो नया परिप्रेक्ष्य जिसमें हम आज हैं, उसमें हमको क्या क्या नई चीजें जो हैं वो सीखनी, क्या नए अभ्यासों को अपनाना है, क्या नवाचारिता हमको लानी है, उन अभ्यासों की ओर जो है हमको जाना है। और क्योंकि हम हमेशा, हमारा ये एटीट्यूड होता है कि हम हमेशा उस कंफर्ट जोन में काम करते हैं, और जैसे ही कभी परिवर्तन की बात आती है तो हमको कंफर्ट जोन से जो है अनकंफर्ट जोन में जाना पड़ता है। और इसीलिए फिर हम जो है
कुछ अपनी बात जो है वो रखते हैं और नहीं जाना चाहते। कोई भी व्यक्ति जो है अनकंफर्ट जोन में नहीं जाकर काम करना चाहेगा। तो हमेशा याद रखिए कि जब हम कंफर्ट जोन में, और अनकंफर्ट जोन जब भी आता है जब कुछ नई चीजें हमारे सामने आती हैं और हमारे लिए एक अनिवार्यता के रूप में हमारे सामने आ जाती है। जैसे आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें कि हर टीचर को, हर स्टूडेंट को टेक्नोलॉजी के साथ जो है एक आप कह सकते हैं दोस्त वाला नाता जो है वो निभाना पड़ेगा। एक दोस्त बनकर टेक्नोलॉजी को अपने शैक्षिक क्रियाकलापों में उसका अभिन्न अंग जो है वो बनाना पड़ेगा। और जब हम शिक्षण में कंप्यूटर की बात, शिक्षण में तकनीकी की बात करते हैं तो उसमें मेन जो है तीन चीजें, तीन बिंदु जो हैं वो आते हैं। पहला बिंदु है कि हमको विषय ज्ञान है, हम जो भी विषय पढ़ रहे हैं, जो भी हम कोर्स कर रहे हैं उसमें जो भी विषय है उस विषय का तो ज्ञान हमारे पास है ही, प्लस उस ज्ञान के साथ हमारे पास उसके संप्रेषण के लिए शिक्षण शास्त्रीय ज्ञान भी होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं पेडागोजिकल नॉलेज। तो कंटेंट नॉलेज भी होनी चाहिए हमको और पेडागोजिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। और पेडागोजिकल नॉलेज के साथ साथ आज के परिप्रेक्ष्य में हमारे पास टेक्नोलॉजिकल नॉलेज भी होनी चाहिए, जिसको हम टीके कहते हैं। तो सीके कंटेंट नॉलेज, पेडागोजिकल नॉलेज पीके, और हमारे पास टेक्नोलॉजिकल नॉलेज टीके, ये तीनों होनी चाहिए। पहले हम केवल कंटेंट नॉलेज से अपना और जो है पेडागोजिकल नॉलेज से काम चला लेते थे, लेकिन आज के संदर्भ में हमको इन तीनों जो है ज्ञान जो है हमारे पास होना चाहिए। और फिर इन तीनों ज्ञान में जो अंतर क्रिया होती है, सीके, पीके और टीके में जो अंतर क्रिया होगी, उससे फिर नए क्षेत्र जो हैं वो उत्पन्न होंगे। जैसे कंटेंट नॉलेज और पेडागोजिकल नॉलेज का जो अंतर क्रिया होगी या उसका गुणा करोगे, उसमें अंतर क्रिया की कब किसकी जरूरत पड़ेगी, कभी हमको कंटेंट की ज्यादा है, कभी हमारे पास पेडागोजिकल नॉलेज की किसी परिस्थिति में ज्यादा है, तो उसमें हम जो है इंटरप्ले करेंगे जैसी हमारी शिक्षण परिस्थिति है या शैक्षिक परिस्थिति है, और उससे जो है आपका कंटेंट नॉलेज और पेडागोजिकल नॉलेज की अंतर क्रिया से आपका पीके पेडागोजिकल पीसीके पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज जो है वो आएगी। इसी तरह से आपका पेडागोजिकल नॉलेज के साथ टेक्नोलॉजिकल नॉलेज को करें तो टीपीके, ये क्षेत्र जो है वो टेक्नोलॉजिकल पेडागोजिकल नॉलेज। और फिर अगर आप अपने कंटेंट को टेक्नोलॉजिकल नॉलेज से करेंगे तो आपका हो जाएगा टीसीके, मतलब टेक्नोलॉजिकल कंटेंट नॉलेज। तो ये तीन अनुक्षेत्र फिर उभर कर आते हैं उन तीन के अंतर क्रिया से, और फिर इन तीन के अंतर क्रिया से टीपैक, टेक्नोलॉजिकल पेडागोजिकल एंड कंटेंट नॉलेज, ये अप्रोच जो है वो आती है, जो कि 2006 में जो है मिश्रा और कोहलर ने जो है हमारे सामने प्रस्तुत की है। तो आज अगर हम संस्कृत शिक्षण में देखें तो हर एक टीचर को जो है इस टीपैक अप्रोच को जो है वो अपनाना होगा। तो केवल जो है कंटेंट नॉलेज नहीं, कंटेंट नॉलेज क्या है, हमारा विषय ज्ञान, हम जो भी विषय में जो है संप्रेषण कर रहे हैं, आइडियाज कर रहे हैं, उसमें हमारा विषय ज्ञान। और पेडागोजिकल नॉलेज है कि किस तरह से हम उस ज्ञान को, उस विचार को, उस आइडियाज को जो है वो संप्रेषित कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, और जिससे कर रहे हैं उससे वह प्रभावी ढंग से जो है वो करें। तो उस तरीके को हम पेडागोजिकल जो है नॉलेज कहते हैं। और टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, किस तरह से हम इन्हीं क्षेत्रों में जो है तकनीकी का प्रयोग और अनुप्रयोग जो है वो करते हैं। तो कब किस चीज की जरूरत है ये हम डिसाइड करेंगे, और जब हम यह निर्णय तभी सही ले पाएंगे जब हमको इन तीनों ज्ञान की जो है पूरा तीनों का जो है ज्ञान हो, कंटेंट का ज्ञान हो, पेडागोजी का ज्ञान हो और टेक्नोलॉजी का ज्ञान हो। और जब हम इस ज्ञान की जब हम बात करते हैं तो इसके लिए हमारे पास इस कंटेंट के डेवलपमेंट के लिए, इस कंटेंट के प्रेजेंटेशन के लिए जो है और शिक्षण के लिए, पेडागोजी के लिए हमारे पास वेरियस सॉफ्टवेयर्स हैं, वेरियस टूल्स हैं, वेरियस एप्स हैं। और उस पर मैं आपके, मेरे ख्याल ये कार्यशाला के जो विविध सत्र हैं उन पर बात करेंगे, तो उनमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। तो आपके टीचिंग के, ऑनलाइन टीचिंग के लिए वेरियस हैं, जैसे हम गूगल मीट के द्वारा जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है वो कर रहे हैं,
ऑडियो बेस्ड आपके काफी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं उसके डेवलपमेंट के लिए, और जो है प्रेजेंटेशन के लिए आप जैसे पावर पॉइंट जो है बनाते हैं, किस तरह से इफेक्टिव पावर पॉइंट बनाते हैं। तो ये सब छोटी छोटी स्किल्स हैं, और इन स्किल्स को अपनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, टूल्स हैं, और किस तरह से आप इन सॉफ्टवेयर्स को, टूल्स को, और पेडागोजिकल टूल्स भी हैं, असेसमेंट टूल्स भी हैं, टीचिंग के लिए भी हमारे पास हैं, और किस तरह से हम कोई कोर्स बना सकते हैं। तो हमारे एक तरह से जितने भी शैक्षिक कार्य हैं उन सभी के लिए आपके पास जो है फ्री सॉफ्टवेयर्स, फ्री टूल्स और फ्री एप्स हैं। तो उन सब का आज के अगर हम परिप्रेक्ष्य में देखें, स्पेशली अगर जब हम संस्कृत के विकास की बात करें और संस्कृत शिक्षण की बात करें, तो हर टीचर, हर विद्यार्थी जो है वह उससे अभिज्ञ हो। तो जितने हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं, चाहे वह आपके टीचिंग हो, पेडागोजिकल के, उस आप जाने कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला स्तर तो है अभिज्ञता का स्तर, कि आप उन टूल्स को जाने कि वो कौन कौन से टूल्स हैं। और इस पर हमारे सेंटर के द्वारा जो है बहुत सारे जो हैं वर्कशॉप्स भी कराई गई हैं। अब ई कंटेंट की जब हम बात करते हैं, कैसे एक अच्छा ई कंटेंट बनाया जा सकता है, आपको पता है ई कंटेंट चित्र के रूप में हो सकता है, वीडियो के रूप में हो सकता है, ऑडियो के रूप में हो सकता है, और फिर इसके भी जैसे हम चित्र का लेते हैं, आपके पास कंसेप्ट मैप है, किस तरह से एक हम डिजिटल कंसेप्ट मैप बना सकते हैं, किस तरह से वर्ड क्लाउड एक अब आपके पास चित्र ही जो है चित्र है, आपने देखा होगा, और किस तरह से हम उसके लिए हमारे पास एप्स हैं, किस तरह से वीडियो जो है, वीडियो के लिए भी आपके पास बहुत से हैं, जैसे स्क्रीन कास्टिफाई, स्क्रीन कास्टोमेटिक, बहुत सारे आपके पास जो है टूल्स हैं, लूम है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर इनकी कैसे आप एडिटिंग, अपने छोटे छोटे जो है एडिटिंग कर सकते हैं, जिसमें कुछ पार्ट आपको डिलीट करना है, ऐड करना है, स्मॉल स्मॉल जो एडिटिंग वो कर सकते हैं। उसके पास भी आपके पास फिल्मोरा है, बहुत सारे आपके पास जो है टूल्स हैं, और इनको जानना बहुत जरूरी है आज के परिप्रेक्ष्य में। तो अगर हमको अपने संस्कृत शिक्षण में और उसके को प्रभावी बनाना है आज के परिप्रेक्ष्य में, और उसको प्रासंगिक बनाना है, तो हमको इन सभी टूल्स से, सॉफ्टवेयर से, ऐप से जो है को जानना होगा। और फिर जानने के बाद तो दूसरा स्तर आएगा कि किस तरह से आप उनको जो है उनका प्रयोग कर सकें, उनका अनुप्रयोग कर सकें अपने शिक्षण में, और कब उसका प्रयोग करना है, कैसे प्रयोग करना है, कहाँ प्रयोग करना है, ये सब भी जानना आज के परिप्रेक्ष्य में जो है वो हम सब के लिए बहुत जरूरी हो गया है। तो अगर हम सरवाइव करना चाहते हैं अपने जहां पर भी हम, चाहे शिक्षक हो चाहे स्टूडेंट हो, तो इन सब को जानना और फिर उन सब का प्रयोग करना, और प्रयोग भी कैसा, बुद्धिमत्ता पूर्ण, इंटेलिजेंट यूज जो है हम उस अपने जो है शैक्षिक कार्यों में उसका कर सके, यही आज की जो है समय की मांग है। और इसी से ही हम अपने संस्कृत शिक्षण को और जो है अच्छा जो है वो बना पाएंगे, और बेहतर बना पाएंगे, और प्रभावशाली जो है वो बना पाएंगे। और जब हम संस्कृत शिक्षण और इन की बात करते हैं कि इसके लिए हमको ये जो टी-पैक अप्रोच है इसको अपनाएं, और जो वेरियस टूल्स हैं उनको हम जानें और उनका प्रयोग करें, उनको अपने शैक्षिक प्रक्रिया के साथ जो है इंटीग्रेट करें। तो एक तरह का आपको हम कह सकते हैं कि एक तरह का आपको एक वर्किंग स्टाइल हमको आज बनाने की जरूरत है। एक ऐसा वर्किंग स्टाइल जिसमें 8 चीजें होनी जरूरी है। पहली चीज कि उसमें ओपननेस हो। हम जनरली जब टीचिंग करते हैं तो हम देखते हैं कि हम बहुत ही रिजिड होकर जो है अपने जो भी विषय को लेकर आते हैं उस विषय को जो है पढ़ाते हैं, और पढ़ाकर और फिर चले जाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कहती है कि एक हम खुले वातावरण का अपने कक्षा में जो है वो निर्माण कर सके, जिसमें जो है उच्च मानसिक शक्तियों का हम विकास अपने छात्रों में, अपने जो अधिगमकर्ता हैं उनमें कर सके। तो पहला जो बिंदु है जो कि हमारी कार्यशैली में होना चाहिए कि उसमें एक खुलापन होना चाहिए, ओपननेस होनी चाहिए। ओपननेस
मतलब हम जो कह रहे हैं उसमें एकदम स्पष्टता, खुलापन, विचारों का खुलापन, जो भी हम विषय से संबंधित हम एक संकीर्ण दायरे में उसको ना सोचें, बल्कि एक उसको मल्टी आप कह सकते हैं डिसिप्लिनरी अप्रोच देते हुए जो है उसको हम बताएं, उसको समझाएं, और जो दूसरे डिसिप्लिन्स की भी जो बात कही जा रही है उसको भी अपनाएं। तो एक खुलापन हमको अपनी शिक्षण पद्धति के अंतर्गत जो है वो लाना है। दूसरा जो है बिंदु है कन्फ्रंटेशन, सी। तो पहला है ओपननेस, दूसरा है कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन का मतलब है कि आज की परिस्थिति में जो भी समस्याएं, जो भी चुनौतियां हमारे सामने उभर कर आ रही हैं, उसका हम डट कर सामना कर सकें, दैट इज कन्फ्रंटेशन। और सामना हम तभी कर पाएंगे जब हम में अपेक्षित दक्षताएं हों, कुशलताएं हों उस समस्या, उस चुनौती का सामना करने के लिए। और आज जो हमारे सामने जो मुख्य चुनौती के रूप में आ रहा है कि किस तरह से हम कंप्यूटर को, हम टेक्नोलॉजी को अपने शैक्षिक कार्यों में, अपने शिक्षण में जो है वो अपनाएं। तो उसके लिए उन कौशलों को, उन कुशलताओं से हमको जो है अपने को जो है अभिवृद्ध करना पड़ेगा, ताकि हम इन चुनौतियों का जो है वो सामना कर सकें। तीसरा जो है ट्रस्ट, विश्वास। हम जब भी कक्षा में हो तो अपने विद्यार्थियों पर विश्वास करें, जो ऐसा संबंध बनाएं जिसमें आप कह सकते हैं कि एक तरह की आप कह सकते हैं कि उसमें स्पष्टता हो, एक ईमानदारी हो, हम विश्वास के साथ जो है वो कर सकें। अगर विश्वास वर्ड अगर आप देखें तो ऐसा शब्द है जिसे आप 1 सेकंड में तो है पढ़ सकते हैं, 1 मिनट में उसको सोच सकते हैं, 1 दिन में उसको समझ सकते हैं, लेकिन अगर आपको उसे साबित करना है तो पूरा जीवन भी उसको लग जाता है। तो विश्वास बहुत जरूरी है टीचर और स्टूडेंट के जो है वो रिलेशनशिप में। और हम कहते हैं कि जीवन जो है समाप्त हो जाता है कि अगर हम किसी पर विश्वास ना करें तो जीवन और आशा जो है वो समाप्त हो जाती है। तो ट्रस्ट बहुत जरूरी है अपने जो स्टूडेंट और जो के साथ जो है, जो हम संबंध जो रखते हैं उसको बनाने के लिए। और जब हम अपने स्टूडेंट्स पर जो है विश्वास रखेंगे तभी आप कह सकते हैं कि हम एक अच्छा जो है, जो भी हमारे सामने जो भी चुनौती आ रही है तो उसको हम मिलकर जो है उसका सामना जो है वो कर सकते हैं। तो चौथी चीज जो है, पहला हो गया ओपननेस, दूसरा मैंने बताया कन्फ्रंटेशन, तीसरा बताया ट्रस्ट, और चौथा जो है ऑटोनॉमी, स्वायत्तता। ऑटोनॉमी, स्वायत्तता मतलब कि हम अपने विद्यार्थियों को इंडिपेंडेंट बनाएं, उनकी सोच को इंडिपेंडेंट बनाएं, ताकि वह अपने ऊपर विश्वास कर सके, अपने ऊपर निर्भर कर सके, कहीं दूसरे पर उनको निर्भर ना होना। तो एक सोच में ऑटोनॉमी उनकी आ सके, इस तरह का हमको अपने कक्षा के परिवेश में जो है, इस तरह का हम एक माहौल बनाए, एक तरह का परिवेश का सृजन करें जिसमें जो है स्वायत्तता हो, सभी को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता हो, ताकि जो भी हमारा विद्यार्थी है, जो भी हम बात कर रहे हैं अपनी कक्षा में, जो भी पाठ्य वस्तु जो है बता रहे हैं उसमें उसको वो पूरी स्वतंत्रता हो, और जो भी वह बात कह रहा है उसको हम किस तरह से उस कक्षा के अंतर्गत जो है वो ले सकते हैं। सुशांता डे, कोई आपका प्रश्न है? अगर नहीं है तो प्लीज हैंड ना रेस करें। तो आपका ऑटोनॉमी होनी चाहिए, और फिर आपका है प्रोएक्टिवनेस। नेक्स्ट थिंग जो है वो है प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव मतलब है कि हम इस तरह का व्यवहार कक्षा में करें जिसमें हम अपने तरफ से पहल करें। कई बार हम देखा है टीचर के द्वारा जो है कोई भी कार्य छात्रों को सौंपा जाता है तो कुछ छात्र हमने देखे हैं कि वो कहते हैं कि मैं करूंगा, उनको बोला भी नहीं जाता, वो स्वतः अपने आप आकर करते हैं। इसी तरह से डिपार्टमेंट में जब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कोई टीचर्स को देता है तो कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं वो प्रोएक्टिव रूप में जो है आकर अपने आप पहल करते हैं कि हम इस तरह का कार्य करेंगे। तो हमेशा हमको कक्षा में जो है एक रिएक्टिव मोड में ना होकर एक प्रोएक्टिव मोड में जो है वो रहना चाहिए।
और प्रोएक्टिव मोड जो है ये भी जो है क्रिएटिविटी की ओर जो है हमको ले जाता है, और जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी जो है वो कहती है। तो प्रोएक्टिव हमको जो है वो रहना पड़ेगा। और फिर नेक्स्ट है जो है आपका कोलैबोरेशन। ठीक है, कोलैबोरेशन ये मैंने आपको 4 जो स्किल्स बताई थी उसमें भी आता है। और ये जो कोलैबोरेशन है मतलब हम साझेदारी के साथ, भागीदारी के साथ जो है कोई भी कार्य जो है वो करें। और जब हम किसी भी कार्य को मिलकर जब एक साथ एक टीम के साथ वर्क करते हैं, टीम स्पिरिट के साथ काम करते हैं, तो उस कार्य की जो परिणति है वो एक बहुत ही अच्छे कार्य के रूप में, एक प्रभावी कार्य के रूप में जो है वो परिणत होती है। तो ये भी आपको जो है अपनी कार्यशैली में जो है वो अपनाना होगा कि हम जो भी कार्य करें, चाहे वह शिक्षक के रूप में हो, चाहे वह छात्र के रूप में हो, तो हम एक टीम के रूप में। और टीम कब बनती है कि उस टीम में अलग अलग योग्यताओं के, अलग अलग आप कह सकते हो क्षमताओं के, अलग अलग विषयों के, मतलब जिस भी कार्य के लिए आप टीम बना रहे हैं और उस कार्य को करने के लिए जिस जिस तरह के कौशल चाहिए, वो कौशल हमारे प्रत्येक उस टीम के सदस्य में जो है वो होना चाहिए, ताकि जो हमने टीम जिस उद्देश्य से बनाई है उस उद्देश्य की पूर्ति वह टीम जो है वो कर सके। और हम इसमें टीम जब वर्क और जब कोलैबोरेशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम विन विन मॉडल की बात करते हैं कि सबका साथ सबका विकास। और हमारा जो मेरे ख्याल प्रधानमंत्री हैं वो भी, उनका भी यही नारा है कि हम सबको लेकर साथ चलें। तो कक्षा परिवेश में जब हम बात करते हैं कि हम मिलकर जो है कार्य को करें, तो पहले हम देखा है तो नेचुरली आपको इस तरह की शिक्षण विधियों का प्रयोग करना पड़ेगा जो कि स्टूडेंट सेंट्रिक हो और जो कि समूह पर, ग्रुप बेस्ड हो, समूह आधारित हो। और जब समूह आधारित आप शिक्षण विधियों का प्रयोग आप जब करेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि आप उस टीम को लेकर जो है वो कार्य जो है वो करेंगे। ठीक है, तो एक टीम वर्क, एक टीम स्पिरिट, और उसके लिए हमारे पास जो है किस तरह का जो है हम टीम जो है अपनी कक्षा में बनाएं, जिससे कि हम जिस भी कक्षा शिक्षण के जिस भी उद्देश्य से आए हैं उन उद्देश्यों की जो है वो पूर्ति कर सके। तो जो आज का जो इरा है वो कंपटीशन का नहीं अपितु कोलैबोरेशन का है। और इस कोलैबोरेशन को हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी, और जो हमारे 4 C's हैं, जो 21वीं सदी के जो 4 कौशल हैं, उनमें भी यह बहुत मुख्य है, कोलैबोरेशन। तो ये बहुत जरूरी है। और फिर हम ये भी जानते हैं कि जब हम कंपटीशन के उसमें रहते हैं तो कंपटीशन नहीं या प्रतिस्पर्धा नहीं, अपितु हमको एक मिलकर जो है साथ साथ मिलकर जो है किसी कार्य को करना है। और इसीलिए आप जानते हैं कि यह कहा गया है कि मैं किसी से बेहतर करूं क्या फर्क पड़ता है, मैं किसी से बेहतर करूं क्या फर्क पड़ता है, मैं किसी का बेहतर करूं बहुत फर्क पड़ता है। तो जब हम कोलैबोरेशन मोड में होते हैं तो हम इसी उद्देश्य के साथ जो है वो चलते हैं कि हम किसी का बेहतर, जो हमको आता है हम दूसरे को दे सकें, और जो दूसरे को आता है वो हमको दे सके। और इस तरह से टीम जो है मिलकर जो है वो कार्य करती है। और फिर है ए मीन्स ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मतलब कि हम जो भी हम कहते हैं, जो भी करते हैं, उसमें एक अनुरूपता हो। जो भी हम सोचते हैं, जो भी हमारी फीलिंग्स हैं, उसके साथ उसकी अनुरूपता हो। तो जो भी हम अपने कक्षा में जो भी बातें रख रहे हैं विषय में, जिस तरह से रख रहे हैं, उसमें एक विश्वसनीयता हो, एक प्रामाणिकता हो, एक ईमानदारी के साथ जो है हम उसको एक वास्तविक रूप में उन कार्यों को जो है वो करें। और लास्ट है हमारा एक्सपेरिमेंटेशन, जिसमें हम नए नए नवाचारिक अभ्यासों को लेकर नवाचारिता को जो है उसका अपने कक्षा शिक्षण के अंतर्गत जो है प्रयोग करें, उसको प्रोत्साहित करें, उसको बढ़ावा दें। और
किसी भी चीज को अगर आप एक नया दृष्टि दें, कई बार आप देखिए कई चीज ऐसी होती हैं जो कि हम उसको एक नया जब दृष्टिकोण प्रदान करते हैं तो एक हमारे उसमें जो है एक नए तरह से उस कार्य को जब हम करते हैं तो वो आपका आएगा प्रायोगिकता, या आप कह सकते हैं रचनात्मकता, जिसमें आप एक वास्तविक रूप में और एक नए तरह से उस कार्य को जो है वो करते हैं। तो इस तरह से अब हमारी इस जो कार्यशैली है उसमें ये 8 चीजें जो हैं जिसको हम अगर जोड़ें तो ऑक्टापेस के नाम से जो है वो जान सकते हैं। पहली मैंने बताई ऑक्टापेस में O स्टैंड्स फॉर ओपननेस, C स्टैंड्स फॉर कन्फ्रंटेशन, E स्टैंड्स फॉर ट्रस्ट, A स्टैंड्स फॉर ऑटोनॉमी, P stands for proactiveness, A stands for authentic, and C stands for collaboration, and E stands for experimentation. तो अगर हम अपनी इस ऑक्टापेस कार्यशैली में को अपनाएं तो यह किस में परिवर्तित होगी? पैग कल्चर में, पैग कार्य संस्कृति में। पैग मीन्स कि हम उस कार्य को प्राइड के साथ, एंजॉयमेंट के साथ और ग्रोथ के साथ एक परिवेश, एक कल्चर जो है हम अपनी कक्षा में जो है वो डेवलप करेंगे, जिसको हम पैग कल्चर कहते हैं, प्राइड, एंजॉय एंड ग्रोथ। तो इस तरह का एक वर्किंग कल्चर जो है अगर हम ऑक्टापेस कार्यशैली को अपनाते हैं, जिसके मैंने आपको 8 बिंदु बताए, उनको अपनाकर हम अपनी कक्षा में एक पैग कल्चर, और जो कि हमको सहायता प्रदान करेगा कि जो आज की जो भी चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं उनका सामना करने को, और हम जो भी हमारी व्यावसायिक दक्षताएं हैं उनको बढ़ाने के लिए एक सोच देगा। और इन सब इस कल्चर का निर्माण करने के लिए हमारे पास स्वाभाविक है कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, एक सकारात्मक सोच होनी चाहिए, एक सकारात्मक दृष्टि होनी चाहिए, एक सकारात्मक जो है दृष्टिकोण जो है वो होना चाहिए। और इस सकारात्मक दृष्टि के लिए हमें एक क्रिया योगी की भूमिका में जाना होगा। और क्रिया योगी से मुझे याद आ रहा है, हमारे सांख्य योग में जो है बात कही गई है, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, जिसमें 3 चीजें बात बोली हैं कि हमें तप करना होगा, हमें स्वाध्याय करना पड़ेगा और हमें ईश्वर की शरण के प्रति जो है समर्पित होना पड़ेगा। और इन तीनों से अगर आप अर्थ निकालें, तप मीन्स साधना। तो साधना ये नहीं कि हम जाकर हिमालय पर जाकर और एकांत में बैठकर जो है साधना करें। साधना मतलब कि हम इस तरह से अपनी कार्यशैली को अपनाएं, इस तरह से अपनी कुशलताओं को बढ़ाएं, उनका अभ्यास करें, जिससे कि हम अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल परिस्थितियों में बनाने में सक्षम हो सके। समस्यात्मक परिस्थिति को एक संभव, एक पॉसिबल वे जो है वो दे सके, समस्यात्मक परिस्थिति को सुलझा सके, समझ सके। इस तरह की हम में क्षमता आएगी जब हम एक प्रकार का तप, और तप मीन्स अभ्यास, उस तरह की कुशलताओं का, कौशलों का हम अभ्यास जो है वो करें। और स्वाध्याय, अपनी कमजोरियों को जाने, अपनी ताकतों को जाने, अपनी शक्तियों को जाने, और जो हमारी शक्तियां हैं, पार्ट्स हैं जो हमारे पास अंदर है, उनको और शार्पन करें, उनको और अपग्रेड करें, उनको और एनहांस करें, संवर्धित करें। और संवर्धित जब हम करें तो एक समर्पण के भाव से, ईश्वर प्रणिधान अगर हम उसका अर्थ लें तो एक समर्पण के भाव से, अगर हमें डेडिकेशन का भाव है, कोई भी हम कार्य बहुत डेडिकेटेड होकर करें तो आप देखिए कि वह कार्य कितनी अच्छी तरह से होता है। तो जब आप मन से और तन से जब किसी कार्य को, दोनों जब मिलकर जब आप कोई कार्य करते हैं तो वह एक बहुत ही अच्छे कार्य के रूप में जो है वो परिणित होता है। तो अंत में यही कहना चाहूंगी कि अगर आप 21वीं सदी में अगर हम एक सफल शिक्षक, एक सफल अधिगमकर्ता बनना चाहें तो उसका मूल मंत्र यही है कि हम में एक सीखने की तत्परता, एक सीखने की इच्छा होनी चाहिए, विलिंगनेस टू लर्न, और ज्ञान को प्राप्त करने की एक पिपासा होनी चाहिए, थ्रस्ट फॉर नॉलेज। और हमें हमेशा अपना कोई भी कार्य करने में अपने सर्वोत्तम देने का हमें प्रयास करना चाहिए। ट्राई फॉर गिविंग योर बेस्ट,
कि जितनी भी हमारे में योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं, उनका पूरा प्रयोग करते हुए हम उस कार्य को जो है वो करें। डू योर बेस्ट। और इसी अगर हम प्रण से जाएंगे और इसी तरह से अगर हम प्रयास रहेंगे तो हम निश्चित ही अपने जो भी शिक्षण कार्य हैं, जो भी विधाएं हैं, जो भी रचना कौशल है, उनको एक नया रूप और स्वरूप जो है वो प्रदान कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए हमको प्रयास जो है वो करते रहना पड़ेगा, और बिना कोशिश के कोई भी चीज जो है वो संभव नहीं है। और आप सभी जानते हैं कि जब एक नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों से 100 बार फिसलती है, और उसका मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना उसे नहीं अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मेरा यही मूल मंत्र रहेगा कि जो भी इस नए परिदृश्य में जो भी चुनौतियां, चाहे वे तकनीकी के रूप में, किसी भी रूप में हमारे सामने आ रही हैं, उनका समाधान करने के लिए, उसके लिए क्या अपेक्षित कौशल या कुशलताएं हैं, उनको प्राप्त करने के लिए हमें सदा जो है वो प्रयासरत रहना चाहिए। और प्रयासरत के साथ साथ हमको एक परिश्रम भी जो है, कठिन परिश्रम के साथ, संयम के साथ जो है, हम अपने उद्देश्यों की जो है वो प्राप्ति करें, और जो भी चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं उनका हम डट कर जो है वो सामना करें। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ जो आज के जो आयोजक मंडल हैं उनका पुनः धन्यवाद करती हूँ, और आप सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, निरंतर प्रगति करते रहें, ऐसी अनेक मंगल कामनाओं सहित। धन्यवाद।